साथी कार्यकर्तागण, इस विद्यालय के हमारे शिक्षकगण और सामने उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यता अभियान के तहत आज हमारे विद्यालय में हम सभी का यहाँ पर आना हुआ है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और अपने स्थापना काल से ही जब 9 जुलाई 1949 को एबीवीपी की स्थापना हुई तब से एक सशक्त छात्र शक्ति के निर्माण में प्रयासरत है। और मैं तो अभी जब कैंपस में आया और बैठा हुआ था तो मैंने जो हमारे जिला संयोजक है उनसे कहा भी कि यहाँ तो पहले से ही एक सशक्त छात्र शक्ति का निर्माण हो ही रहा है, क्योंकि जो हमारा सरस्वती विद्या मंदिर है, जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो जब हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे पढ़ाई के साथ साथ हमारे देश के प्रति जो हमारे दायित्व हैं वो सरस्वती विद्या मंदिर जो हमारे विद्यालय है वहाँ पर पहले से भी आप सभी उस चीज़ से पोषित हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बताऊँगा कि हम एबीवीपी के लोग क्या करते हैं और आप हमसे जुड़ेंगे तो उसके क्या लाभ। तो देखो, हम सभी यहाँ पर जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पहले से ही राष्ट्रवादी हैं। हमारे जीवन में कि देश प्रथम की जो भावना है, जब हम रोज विद्यालय में आते हैं और जब प्रार्थना करते हैं तो भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब हम यहाँ से निकलेंगे इस विद्यालय परिसर से जब पास होकर के जब हम कक्षा 12 की पढ़ाई करने के बाद आगे जाएंगे, अपने कैरियर में जाएंगे और आगे की उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने जाएंगे तो हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में जाते हैं, अच्छी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्योंकि जब हम इंटर तक पढ़ाई करते हैं तो हमारे जो कोर्स है वो तो समान है, लेकिन इसके बाद हम तय करते हैं कि हमें आगे अपने जीवन में क्या करना है। तो जिस क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है यहाँ से निकल करके जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर हम बीए की पढ़ाई करने जाएंगे तो यहाँ पर तो हमारे विद्यालय का परिवार है, हम शहर के रहने वाले हैं, यहाँ पर आसपास के लोग हमें जानते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से जाते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में जाते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर हम अकेले हों, हमारे साथ का कोई साथी वहाँ पर ना हो। तो वहाँ पर आपको कौन मिलेगा? वहाँ पर मिलेगा आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, क्योंकि जो हमारा विद्यार्थी परिषद है ये पूरे देश के जो भी कैंपसेस है वहाँ पर सभी जगह अपने कार्यकर्ता काम करते हैं। जब अपना कोई साथी वहाँ पर जाता है, कोई विद्यार्थी जब नया नया उस कैंपस में जाता है तो उसको ऐसा ना महसूस हो कि मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, कोई परेशानी आती है तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा। तो वहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मिलते हैं। वहाँ पर आपके प्रवेश समस्या के समाधान से लेकर के आप जितने वर्ष वहाँ पर पढ़ाई करते हैं तो आपको आपके भाई बहन की तरह, और वहाँ के जो हमारे शिक्षक कार्यकर्ता है वो आपके गार्जियन की तरह, जो माता पिता की तरह जो आपका सहयोग करते हैं, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। एबीवीपी की जब हम बात करते हैं तो एबीवीपी की जब स्थापना हुई तो हम सभी जानते हैं कि आज़ादी जब हमारे देश को मिली तो बहुत संघर्ष के बाद मिली। और हम सभी अपने विद्यालय में देखते भी होंगे कि जब भी ऐसे महापुरुष जो वीरांगनाएं जिन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनकी जयंती पुण्यतिथि जब ऐसी तिथि आती है तो हमारे विद्यालय में भी कार्यक्रम होते हैं। और एबीवीपी चाहती है कि प्रत्येक विद्यालयों में, और एबीवीपी ऐसा करती भी है कि ऐसे वीर महापुरुषों के बारे में हमारे देश का युवा जाने, जिनके संघर्षों के बाद, जिन्होंने जब अपने जीवन को बलिदान कर दिया तब हमको ये आज़ादी मिली। अभी मैं जब सहारनपुर के कैंपसेस में जा रहा था तो मैं विद्यार्थियों से लगातार पूछ रहा था कि क्या आप सरदार भगत सिंह जी के घर गए हैं? यहाँ विद्यालय में पढ़ने वाले हमारे जो साथी हैं, कोई ऐसा है जो अभी सरदार भगत सिंह जी के घर गया हो? लेकिन मुझे जहाँ भी जवाब मिला, एक बहन है, इन्होंने, आप यहाँ पर घर सहारनपुर वाले घर गए, उनका देखा? सहारनपुर में जो उनका घर है देखा? पंजाब में देखा। सहारनपुर में भी उनका एक घर है। जब मैं सहारनपुर प्रवास पे आया तो मुझे जानकारी थी, मैं उनके घर गया। तो हम सभी को भी प्रयास करना चाहिए, जाना चाहिए कि इतने बड़े महान क्रांतिकारी जिनको पूरे विश्व में लोग नमन करते हैं, उनका आवास हमारे सहारनपुर में भी। उनके बारे में मैं जानता तो बहुत कुछ था, लेकिन जब उनके घर गया तो घर जाने पर मुझे पता चला कि वो तो महान वीर क्रांतिकारी थे ही, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो परिवार था वो भी किसी क्रांतिकारी परिवार से कम नहीं था।
चाहे उनकी माता जी की भूमिका हो, चाहे उनके पिताजी की भूमिका हो, चाहे उनके जो चाचा थे उनकी भूमिका हो। कि एक तो उनके चाचा थे, उनका नाम मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है, उनके पास जब उनके ऊपर अंग्रेजों ने अत्याचार करना शुरू किया तो वो बाहर चले गए फॉरेन, और वहां से जाकर के लगभग 25-30 साल तक भारत की आजादी के संघर्ष में सहयोग करते रहे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो आजाद हिंद फौज था उससे भी वह जुड़े रहे। तो उनके घर जब गया तो पता चला कि केवल सरदार भगत सिंह जी ही एक महान क्रांतिकारी नहीं थे, ये जो महान क्रांतिकारी जो बन करके हमारे सामने आए उसमें उनके परिवार का भी सहयोग था। उनके परिवार में ऐसी परिस्थिति थी, उनके परिवार में एक ऐसा माहौल था कि जब वो देश समाज के लिए निकले तो उनको वहां से ऊर्जा मिलती थी, उनका परिवार भी उसमें शामिल था। तो जब हम सहारनपुर में रहते हैं तो हमें ऐसे महान वीर क्रांतिकारी के बारे में भी जानना चाहिए। आज जब हम कैंपसेस में जाते हैं, हम लोग युवाओं के बीच में जाते हैं, तो उनसे आप किसी आजादी जो हमारे देश की हुई उसमें जो वीर उसमें क्रांतिकारी रहे उनके बारे में पूछिए तो हमारे युवा उनके बारे में बताने में असमर्थ है। सोशल मीडिया आज सब जो विद्यार्थी चला रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर, वहां पर उनकी जयंती आने पर सत सत नमन तो कर देते हैं, लेकिन उनको नमन क्यों कर रहे हैं उनके बारे में अगर 2 शब्द बोलने को कह दिया जाता है तो हमारे देश का जो विद्यार्थी है वो उनके बोलने में असमर्थ है। क्या ये ठीक बात है? ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये जो अगर 15 अगस्त 1947 की जो आज़ादी हमको मिली, अगर ये ना मिली होती तो यहाँ खड़े होकर के जो आज प्रधानाचार्य महोदय से परमिशन लेकर के आपके सामने संबोधित कर रहे हैं, ये आज़ादी हमको 15 अगस्त 1947 के पास पहले नहीं थी। इसी आज़ादी के लिए हमने संघर्ष किया कि हम अपने देश में रहते हैं, हम जहाँ चाहे जैसी बात कर सकते हैं, हम अपने देश की जो मूल संस्कृति संस्कार है वैसा युवा तैयार कर सकते हैं, एक संस्कारवान युवा तैयार कर सकते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 के पहले ये आज़ादी हमारे पास नहीं थी। हमारे पास विद्यालय तो थे, लेकिन उसमें विद्यालय में पढ़ाना क्या है ये अंग्रेज तय करते थे। जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी वो यही लड़ाई थी कि व्यवस्थाएं तो हमारे पास थी, लेकिन जो व्यवस्थाओं के नियंत्रण करने वाले लोग थे वो कौन थे? वो ब्रिटिशर्स थे। इसलिए हमने इतने लंबे समय संघर्ष करके आजादी प्राप्त की कि जब देश हमारा है तो यहाँ पर विद्यालय तो हमारे होंगे ही, पढ़ाने वाले भी हमारे होंगे, लेकिन वो क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे संस्कार देंगे, वो भी हमारे ही देश के मूल होंगे। इसलिए इतने लंबी संघर्ष की गई। तो ऐसा ना हो जाए कि अगर हम अपने महापुरुषों और संघर्ष के जो हमारे आजादी का जो स्वर्णिम गौरवशाली इतिहास रहा है, अगर हम उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको ध्यान नहीं करेंगे, तो ऐसा ना हो कि हमारे स्मरण से वो विस्मृत हो जाए। हम सभी अभी 15 अगस्त जल्दी ही गया, हमने उसमें कार्यक्रमों का आयोजन भी किया होगा, और हम जानते भी हैं कि भारत में जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने कोई सेना लेकर के नहीं आए थे कि वो हमारे देश पर आए, उन्होंने सेना से हमारे यहाँ आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। अंग्रेज धीरे धीरे आए, उन्होंने कूटनीति अपनाई, उन्होंने हमारे अंदर अलग अलग मिले, हमारे अंदर फूट डाला और शासन किया। एक समय ऐसा आया कि फूट डालते डालते सबको आपस में लड़ाया और पूरे देश पर उनका शासन हो गया, और फिर 200 साल तक यहाँ पर वह शासन करते रहे। और जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन उस भारत को लूटने का काम किया और भारत की सोने की चिड़िया से लेकर के आज की जो स्थिति हो गई यहाँ तक उन्होंने पहुंचाया। आजादी के बाद हमने बहुत डेवलप किया, आज तुम्हारी बहुत अच्छी स्थिति हुई है, लेकिन अंग्रेजों ने इस भारत को लूट करके जो सोने की चिड़िया कहा जाता था उसको समाप्त करने का काम किया था। तो एबीवीपी का ऐसा मानना है कि ऐसा ना हो कि हमारी आजादी को आज जब 75 वर्ष हो गए हैं, ऐसा ना हो कि 50-100 साल के बाद जो हमारे देश का युवा है वो आजादी के महत्व को भूल जाएगी। आजादी मिली कैसे थी और ये आजादी गई कैसे थी। इसलिए एबीवीपी कैंपसेस में ऐसे युवाओं के बीच में एक्टिविटी करता है कि हमें अपनी आजादी के महत्व को पता रहे, कि आजाद रहने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि देश प्रथम की भावना। हमारे देश में कुछ भी होगा, हम आपस में कैसी परिस्थिति में रहेंगे, लेकिन जब देश की बात आएगी तो सबसे पहले हम खड़े होंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था, सभी ने नाम सुना होगा, सभी ने नाम सुना ना। अभी जब पहलगाम का हमला होता है और जब पाकिस्तान से जंग की बात आती है तो हमारे देश के सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग सब एक साथ खड़े थे और भारत माता की जय के साथ हमारे देश की जो सीमा पर जो सेना के जवान है जो पाकिस्तान से युद्ध के लिए तैयार थे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उन्होंने कहा जो भी परिस्थिति होगी हम देश के साथ खड़े रहेंगे। ये भाव हमारे अंदर रहना चाहिए। हमारी पढ़ाई के साथ साथ मैं मेरा कैरियर, हम जीवन में डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक बनेंगे, लेकिन हम जहां भी जाएंगे ईमानदारी से अपना काम करेंगे। हम सभी कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी, हम देशभक्त हैं, हम देशभक्ति की बात करते हैं,
तो देशभक्त होने का मतलब ये नहीं है कि सुबह हम जब तैयार हो और एक बार अपने आप को चेहरे को शीशे में देखें और कह दें हम देशभक्त, हम राष्ट्रवादी हैं, हम देश से प्रेम करते हैं। ये तीनों शब्द का मतलब तब अच्छा होगा जब आप अगर शिक्षक बनेंगे तो ईमानदारी से विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ाई कराएंगे। हम इंजीनियर बनेंगे तो अभी मैं कल अखबार में पढ़ रहा था कि मध्य प्रदेश के 7 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने जब एक ब्रिज का निर्माण किया तो 90 डिग्री बना दिया। वो ब्रिज ऐसे जाता है और ऐसे मुड़ जाता है, मतलब आप गाड़ी लेकर के जाओगे तो सीधे उसमें लड़ जाओगे। तो हम इंजीनियर बनेंगे तो ऐसे इंजीनियर नहीं बनेंगे कि देश का जो करोड़ों 100-100 400 करोड़ के पुल बनते हैं ऐसे पुल का निर्माण कर देंगे जिससे का कोई लाभ ना हो और जो कभी भी ढह जाए। हम अपने इंजीनियरिंग का काम अच्छे से करेंगे। हम डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर बनने का मतलब हमारा केवल पैसा कमाना लक्ष्य नहीं होगा, समाज की सेवा करना होगा। हम राजनीतिक पेशे में जाएंगे, हम जनप्रतिनिधि बनेंगे तो समाज में जाएंगे तो लोगों की सेवा करेंगे, वहां पर पैसा कमाना हमारा मतलब नहीं होगा। हम समाज के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे ईमानदारी से अपना काम करेंगे, अधिकारी बनेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो ये भाव जब हमारे अंदर ये संस्कार डेवलप होंगे तो यही देशभक्ति है। देशभक्ति का मतलब केवल भारत माता की जय कहने से नहीं होगा, भारत माता की तो जय कहना है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे कार्य में ये चीजें दिखनी चाहिए। हम भारत माता की जय क्यों कहते हैं? हम भारत माता की जय इसलिए कहते हैं कि हमारे देश की आजादी में जो लोग शहीद हुए, आजादी के बाद भी जो जंग हुई हमारे देश में उसमें जो शहीद हुए, उसके साथ साथ जो सेना, हमारे जो देश का बॉर्डर है, सीमा है, वहां पर जो सेना के जवान खड़े हैं और जो हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे कैसे भी परिस्थिति हो वहां पर वो खड़े रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। हम प्रत्येक व्यक्ति की जय जयकार नहीं कर सकते, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो हम वीर महान वीर सपूत जो इन्होंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया, अपना सर्वस्व निछावर किया, ऐसे महान जो आजादी के बाद भी जो देश में जंग हुए तो देश की सीमा पर शहीद हो गए, ऐसे जवान जो अभी भी देश की सीमा पर खड़े हैं और हमारी सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार है। जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो उन सब की जय कहते हैं, क्योंकि हम सबका अलग अलग नाम नहीं ले सकते। भारत माता की जय कहने का मतलब है उन सभी की जय जो भी हमारे देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो हमको भी जब यहाँ से पढ़ाई करके निकलना है तो अच्छे से पढ़ाई करना है और अपने देश के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हम जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां ईमानदारी से काम करेंगे। एबीवीपी ऐसे भावों के निर्माण के लिए कैंपस में काम करती है। अब जब यहाँ से आप पढ़ाई करके बाहर निकलेंगे तो आप कैंपसेस में जब जाएंगे ऐसे विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में, तो आपकी पढ़ाई के साथ साथ वहां पर आपका सर्वांगीण विकास कैसे हो। तो एबीवीपी कैंपसेस में तरह तरह की एक्टिविटी करती रहती है। हमने भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं, रचनात्मक चित्रकला वगैरह प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं। समय समय पर आवश्यकता पड़ती है तो अगर विद्यार्थियों हितों की आवश्यकता है तो हम धरना प्रदर्शन भी करते हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि विद्यार्थी परेशान है, उसकी छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, तो एक प्रक्रिया है, उस तरीके से अधिकारियों से बातचीत होती है। नहीं होता है तो वहां पर थोड़ा उग्र होकर के भी आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर भी एबीवीपी आपके साथ खड़ी रहती है कि विद्यार्थियों के हितों के लिए जहां भी आवश्यकता होगी वहां पर हम एबीवीपी विद्यार्थियों के साथ खड़े होगी। एबीवीपी हमेशा विद्यार्थियों की आवाज को उठाएगी ताकि उनके हितों का हनन ना हो पाए। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान चल रहा है, हम सभी विद्यार्थी परिषद के सदस्य बने और एबीवीपी जो कुछ प्रमुख क्षेत्र में काम करती है कि खेलो भारत के तहत ऐसे विद्यार्थी जो खेल के क्षेत्र में काम अच्छा करना चाहते हैं उनको खेलो भारत के तहत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। एसएफडी ऐसे विद्यार्थी जिनका इंटरेस्ट होता है पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने का, तो उन्हें हम एसएफडी के तहत एक्टिविटी कर सकते हैं। हमारे विद्यार्थी जो एसएफएस है, जो सेवा के कार्य में जिनका मन लगता है वो एसएफएस के माध्यम से जुड़ करके एक्टिविटी कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो विदेशों में जाके पढ़ाई करते हैं या विदेशी विद्यार्थी जो हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं, हमारा वो सी प्लेटफॉर्म है उसके तहत काम करते हैं। ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म एबीवीपी के हैं जिससे जुड़ करके हम समाज का काम कर सकते हैं और अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। तो आप सभी एबीवीपी से जुड़े। मैं अपनी बातों को विराम देते हुए आप सभी को धन्यवाद दूंगा कि आप सभी ने इतनी एकाग्रता से चीजों को सुना और बहुत कुछ भी एबीवीपी के बारे में है जानने को। हम सभी आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, सभी के घर पर मोबाइल होगा, उस पर आप गूगल पर जाएंगे एबीवीपी सर्च कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर जाएंगे वहां भी एबीवीपी सर्च करेंगे
तो बहुत सी चीजें और जानने को मिलेंगी कि एबीवीपी और क्या क्या करती है, तो आपको और भी अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। बाकी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आपके जिले में है, कैंपस में आते रहते हैं। कभी भी पूरे देश में कहीं भी आपको शैक्षिक समस्या कोई होती है शिक्षा क्षेत्र से संबंधित, पूरे देश के किसी भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में, तो आप एबीवीपी से संपर्क करेंगे तो वहां पर आपकी सहायता होगी। पूरे देश में कहीं भी आप जाएंगे, कभी भी कोई परीक्षा देने जाते हैं, कुछ समस्या है, किसी भी तरह की जानकारी हो या वहाँ लोकल में आपका कोई नहीं है तो किसी का नंबर चाहिए हो जो आपकी मदद कर सके, तो आप एबीवीपी से संपर्क करेंगे तो पूरे देश में आपको एबीवीपी सहायता शिक्षा क्षेत्र में करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।